नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार बीदा ब्रांड में। मैं आशीष। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 जो कि है कहाँ से, क्लास 7 के इतिहास से है। हम लोगों ने कक्षा 6 की सीरीज इतिहास की खत्म कर चुके हैं और हम लोगों ने भारत के प्राचीन काल के विषय में जानकारी प्राप्त किया। हमने पहले ह्यूमन डेवलपमेंट के विषय में जानकारी प्राप्त की, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में, फिर मगध साम्राज्य में आए और मगध साम्राज्य में विभिन्न राजवंशों को हमने पढ़ा। उसी के साथ हम लोगों ने भारत के दक्षिणतम बिंदु अर्थात दक्षिण की ओर जो कि प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ पे भी हम लोगों ने एक सैर सपाटा किया। क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही लंबी है तो हम लोगों की यात्रा ऐसे ही बने रहेगी। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हमने जो कारवां चालू किया है वह आपको मैं अंतिम यात्रा तक भी ले जाऊँगा। अंतिम यात्रा अर्थात मैं आपको अंत में भी पढ़ाऊंगा, अर्थात आपको मैं कक्षा 6 से 12 और उसके आगे भी विभिन्न प्रकार की जानकारियां देता रहूंगा। और इसी के साथ हम लोग चैप्टर नंबर 1 चालू कर रहे हैं जो कि है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। हजारों वर्ष पूर्व भी मैं तेरा था, इस समय भी मैं तेरा ही हूँ और आगे भी मैं तेरा रहूँगा। इन्हीं भावों के साथ हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1151 में दुनिया के मानचित्र में भारत को दर्शाया। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर भारत है, मध्यकालीन भारत के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर भारत है तो उसका कोई भूगोल भी तो होगा। उसकी संस्कृति ही महान नहीं, उसका भूगोल भी महान होना चाहिए। ऐसा दर्शाने की कोशिश यहाँ पे अल इदरीसी ने 1151 में किया। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत रोचक कर दिया कि इन्होंने जो भारत के नक्शे को दर्शाया पूरे विश्व में, वह जो था वह थोड़ा उल्टा पड़ गया। कैसे, देखिए हमारा मानचित्र कैसा है इस समय, ऐसे है, अर्थात दक्षिण की ओर श्रीलंका है। लेकिन इन्होंने पूरे विश्व में भारत को कैसे दर्शाया, उल्टा दर्शाया। कैसे, ऐसे दर्शाया, उल्टा दर्शाया। उन्होंने कहा या फिर उन्होंने अपने मानचित्र में दर्शाया कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, जो आज हम लोग उत्तर में देखते हैं, हिमालय वगैरह सब है, वह उनके मानचित्र में दक्षिण में था। कहाँ, इधर था हिमालय और उत्तर में उनके क्या था, श्रीलंका था। किनके, अल इदरीसी के मानचित्र में। आपको मानचित्र दिख रहा होगा, अब यहाँ पे थोड़ा देखिए आप इसको आसानी से, ठीक है, देख लीजिए इसमें कैसे दिख रहा है। आपको थोड़ा समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो प्राचीन काल की भाषा है और समय समय पर जानते हैं मानचित्र और संस्कृतों में बदलाव आता रहा है। तो आप इसे मानचित्र को देखिए। अब बात आती है दूसरी बार मानचित्र को कैसे दर्शाया गया भारत के। तो दूसरी बार फ्रांसीसी मानचित्रकार गुइलाम द लिस्ले, किसने, गुइलाम द लिस्ले ने 1720 में भारत को दर्शाया। आपको मानचित्र दिख रहा होगा। यह जो मानचित्र है आधुनिक भारत के मानचित्र के समान ही दिख रहा है। आपको साम्यता भी देखिए दक्षिण में भारत के वो श्रीलंका को दर्शाया गया है और श्रीलंका के साथ ही साथ भारत के पश्चिमी तट, पूर्वी तट, जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है, उस सभी को बहुत ही माइन्यूटली दर्शाया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, भारत के भूगोल के विषय में। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं 700 से 1750 के मध्य हुए परिवर्तनों के बीच में। अगर आप गणना करें तो हम लोग बात करने वाले हैं 1000 वर्षों के दौरान हुए भारत में परिवर्तनों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी मैंने आपको एक शायरी सुनाई थी कि हजारों वर्ष पूर्व भी मैं तेरा था, अब भी मैं तेरा ही हूँ और आगे भी मैं तेरा रहूँगा। मैं इस संदर्भ में आपको कह रहा था, अर्थात जो भारत का मानचित्र है, भारत की संस्कृति है, उसके परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूँगा कि भारत की जो संस्कृति है वह सनातन काल से भी स्थिर बनी हुई है। वह अपने अंदर विभिन्न संस्कृतियों को समाने की अपनी अपूर्व क्षमता रखती है और उसी के संदर्भ में मैंने ये डायलॉग आपको सुनाया। तो बात करते हैं आगे परिवर्तनों की। समय के साथ साथ विभिन्न भाषाओं की शब्दावलियों व अर्थों में अनेक बदलाव हुए। जैसे मैं आपको बताया कि अगर आप ध्यान से किसी चीज़ को देखें, जो प्राचीन काल की भाषा थी भारत की, अपभ्रंश हिंदी थी, ठीक है। आपने आज देखा होगा प्रायः ऐसे लिखा जाता था, कैसे, ऐसे करके लिखा जाता था। लेकिन अब कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तो बदलाव आया ना, इसी को बदलाव कहते हैं। और 1000 वर्षों में जो भाषाएं थी वो बहुत बदल गई। पहले जो फारसी भाषा थी
उसके विभिन्न प्रकार के शब्द और अर्थ थे, लेकिन आज की जो फ्रांसीसी भाषा है वह भी बदल गई। अगर हम बात करें भारतीय भाषाओं के विषय में, तो भारत में पहले अपभ्रंश हिंदी थी, आज खड़ी बोली हिंदी है। और भारत में पहले जो प्राचीन संस्कृत थी वह आज के संस्कृत भाषा से बहुत ही भिन्न थी। अगर उसी प्रकार हम बात करें अंग्रेजी भाषा की, तो अंग्रेजी भाषा भी प्राचीन काल में कुछ और थी और आधुनिक काल में कुछ और भी है। अगर हम लोग आगे की बात भी करें तो अब हम लोग जानते हैं कि जो इस समय भाषा है उसके कुछ शब्द ही आगे ही ट्रांसफर हो पाएंगे, बाकी शब्द क्या हो जाएंगे, इसी समय नष्ट हो जाएंगे और कोई नई बोलचाल की भाषा आगे अपना ली जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान जो शब्द है वह समय समय पर किन किन परिप्रेक्ष्यों में लिया गया और किन किन के माध्यमों से लिया गया। तो पहली बात, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र भारत के रूप में लेते हैं। क्या हिंदुस्तान को भारत कहते हैं? आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, ब्रह्मावर्त, इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उसी प्रकार हिंदुस्तान को जो आज हम लेते हैं वह भारत के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार 13वीं शताब्दी में फारसी इतिहासकार, कौन? फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज, कौन? मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, किसका? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पंजाब, हरियाणा व गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों के लिए किया। चलिए आपको मैं मानचित्र के माध्यम से एक रफली दर्शा देता हूं, रुकिए, आप बेहतरीन तरीके से समझिए। ठीक है, ये देखिए उत्तर वाला भाग है और ये गुजरात है, ये पंजाब है, ये हरियाणा और यहाँ से गंगा और यमुना जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट था इसके लिए क्या बताया गया, इसको यह हिंदुस्तान है। क्या दर्शाया गया, इसको हिंदुस्तान बताया गया। क्या? हिंदुस्तान के नाम से इसको जाना गया। ठीक है, फिर 16वीं शताब्दी के आरंभ में, किसमें? 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल, किसके? भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों व यहाँ के निवासियों की संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में किया। किसके? भारतीय महाद्वीप के, उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों व वहाँ रहने वाले निवासियों की संस्कृति के विषय में वर्णन किया। किस नाम से? हिंदुस्तान के नाम से। अब बाबर ने तो कर दिया, लेकिन बाबर के जो उत्तरवर्ती जो सम्राट थे उन्होंने भी भारत को बहुत ही बसाया, बहुत ही विभिन्न प्रकार के धन धान्यों से परिपूर्ण किया। ठीक है, और फिर बाबर का जो वर्णन है वह 14वीं शताब्दी में, कब? 14वीं शताब्दी में कवि अमीर खुसरो ने उनके द्वारा जो शब्द प्रयुक्त हुआ, हिंद, कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ? हिंद से साम्य रखता था। अर्थात जो बाबर ने हिंदुस्तान की परिकल्पना की उसी प्रकार की परिकल्पना अमीर खुसरो ने अपनी कविताओं में हिंद के नाम से की। तो इनको क्या कहा जाता है? अमीर खुसरो। ठीक है, भारत के बहुत ही बेहतरीन कवि थे, ये मध्यकाल में बहुत ही चर्चित हुआ करते थे। ठीक है, अब भी चर्चित है इनकी बहुत सारी कहानियाँ, जैसे लैला मजनू हो गए और विभिन्न प्रकार की पहेलियाँ भी खुसरो की आजकल भी प्रचलित हैं। तो अब हम उसी प्रकार बात करते हैं विदेशी। उस समय विदेशी किसे कहा जाता है, आज विदेशी किसे कहा जाता है, आपको मैं बताता हूँ। अगर कोई भारतीय है, ठीक है, भारतीय कोई भी हो सकता है, उत्तर से दक्षिण का कोई भी व्यक्ति भारतीय है, अगर उसके अलावा कोई और व्यक्ति है तो उसे विदेशी कहा जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं भारतीयों को छोड़कर बाकी सभी को क्या कहा जाएगा? विदेशी कहा जाएगा। लेकिन मध्यकाल में विदेशी की परिकल्पना क्या थी? देखिए, मध्य युग में किसी गांव में आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति, ठीक है, किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। कौन? जो विदेशी था वह समाज का नहीं होता था और न ही उस संस्कृति का जानकार होता था, उन्हें क्या कहा जाता था? विदेशी कहा जाता था। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे मध्यकाल के दौरान हुए ऐतिहासिक स्रोतों के संदर्भ में परिवर्तनों के विषय में। तो क्या बात करने वाले हैं? परिवर्तनों के विषय में। तो क्या हुआ इस कालखंड में? ऐतिहासिक स्रोत, सिक्के, अभिलेख, स्थापत्य अर्थात क्या? भवन निर्माण की कला को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कहा जाता है। तथा लिखित सामग्री की संख्या व विविधता बढ़ गई। विविधता की बात की जा रही है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? किसी एक पर्टिकुलर इलाके में जाते थे, वहाँ पे खुदाई करते थे, सिक्का प्राप्त होता था, अभिलेख प्राप्त होता था और विभिन्न प्रकार के ऐसी इमारतें प्राप्त होती थी जिनके माध्यम से हम प्राचीन काल के विषय में जानकारी प्राप्त करते थे। लेकिन अब क्या होने लगा कि
इस समय कागज़ की उपलब्धता बढ़ गई और कागज़ सस्ते मात्रा में हमको प्राप्त होने लगे। तो जो वृत्तांत था राजाओं के विषय में और विभिन्न क्षेत्रों के विषय में, वो हमको आसानी से उपलब्ध होने लगा। प्राचीन काल में क्या था, कागज़ की अनुपलब्धता थी, अर्थात कागज़ ढंग से मिलता नहीं था और कागज़ का निर्माण भी नहीं हुआ था। हमने कागज़ के निर्माण और उसके खोज के विषय में एक विस्तृत क्या कह लीजिए एक सूक्ष्म जानकारी आपको पिछली कक्षाओं में दे रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अपने विभिन्न प्रकार के संदर्भ के विषय में, ऐतिहासिक जो स्रोत हैं। लोग धर्म ग्रंथ, अब धर्म ग्रंथ किसे कहते हैं? ऐसा ग्रंथ जिनमें धर्म से जुड़ी कई बातों के ऊपर चर्चाएं हुई हों, अर्थात धर्म में किस देवता का पूजा किस प्रकार करना चाहिए, धर्म ग्रंथों में उनका उल्लेख मिलता है। राजाओं के वृत्तांत, राजा जो कि उस समय का होता था, उसके दरबारी होते थे, कवि होते थे, उसकी प्रशंसा में प्रशस्तियाँ लिखते थे, कविताएं गढ़ते थे और उपहार पाते थे। तो क्या हो गया, ये राजाओं के वृत्तांत हो गए। संतों के लेखन, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ये दोहा तो आपने सुना ही, मध्यकाल की ही देन है। इस समय कबीर, रहीम, रैदास आदि महान कह लीजिए महान संत और कवि हुए मध्यकाल के दौरान। उन्होंने विभिन्न प्रकार के उपदेशों को दिया, ठीक है, और अर्जियों का भी निर्माण हुआ। अदालत के दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमको प्राचीन काल की जानकारी आधुनिक समय में देने के लिए। कैसे, उस समय किन प्रकार की सजाओं का प्रचलन था और क्या क्या विभिन्न प्रकार के वहाँ पे दंड दिए जाते थे, किन दंडों का प्रयोजन था, उन सभी का जो विवरण प्राप्त होता है हमें किससे प्राप्त होता है? अदालतों के दस्तावेजों से प्राप्त होता है। इसी समय करों का लेखा जोखा किस प्रकार रखा जाता है, उन प्रकार उनकी जो एक प्रतियां होती थी, ताम्रपत्रों पे लिखा जाता था, भोजपत्रों पे लिखा जाता था और कागज के पन्नों पे लिखा जाता है, उनका भी उल्लेख हमको मिलता है। ठीक है, अभी इस समय प्राप्त होता है खुदाई के दौरान। कागज पर इन सभी को लिखा जाने लगा बहुत प्रचुर मात्रा में। अभी हमने आपको बताया क्यों लिखा जाने लगा, क्योंकि इस समय कागज की उपलब्धता अधिक मात्रा में हो चुकी थी मध्यकाल में। पांडुलिपियों को एकत्र करते थे लोग। कौन कौन से लोग थे? वो जो राजा के मंत्री थे, ठीक है, मठों में कार्य करने वाले होते थे, संत होते थे और विभिन्न प्रकार के ऐसे व्यक्ति होते थे जो पुस्तकालयों में कार्य करते थे, वह पांडुलिपियों को एकत्र करते थे। पांडुलिपि के विषय में हमने आपको जानकारी दे रखी है, को एकत्र करते थे और पुस्तकालयों में क्या कर देते थे? एक स्थान पे संग्रहित कर देते थे जो सुरक्षित अवस्था में रखे रहते थे। साथ ही साथ अभिलेखागारों में आज भी इनको रखा गया है। अभिलेखागार दिल्ली में इस समय बहुत बड़ा है, ठीक, अर्थात जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है वह दिल्ली में स्थित, पहले कोलकाता में था, अब दिल्ली में है, वहाँ पे रखा जाता। अब जानते हैं अभिलेखागार होता क्या है? अभिलेखागार उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे प्राचीन काल के विभिन्न दस्तावेजों को और पांडुलिपियों को एकत्रित करके संग्रहित किया जाता है, उनको क्या कहते हैं? अभिलेखागार कहते हैं। देखिए आपको एक चित्र दिख रहा है, आप उस चित्र में देखिए, ध्यान से देखिए, उसमें एक नकलवीस है या कह लीजिए लिपिक है जो एक पांडुलिपि का क्या कर रहा है? प्रतिलिपि बना रहा है, अर्थात कॉपी कर रहा है। देखिए कितनी बारीक स्थिति में वो प्रतिलिपि कर रहा है, आप ध्यान से देखिए। तो आपको एक घटना बताता हूँ, आप जानिए। अगर आप अपने किसी मित्र से कॉपी लेके आते हैं, ठीक है, आप अपने मित्र से कॉपी लेके आए, पता नहीं वह कैसा लिखा है, उसकी राइटिंग ठीक है, कहीं चिड़िया बनी हुई है, कहीं पशु चल रहे हैं, अर्थात चारा वारा चल रहा है ना, तो ऐसी स्थिति होती है, कभी कभी होता है, मानिए, है ना। तो आप उसका जो कॉपी करेंगे तो आपको बहुत कठिनता होती है। क्या पता अगर आपने वहाँ पे कॉपी किया और कॉपी करते हुए आपने देखा कोई शब्द उल्टा लिखा, आपने उसको गलत उतार लिया, और उसी तरह गलत होते 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 जो मूल प्रति थी और जो आपकी आधुनिक प्रति है उसमें बहुत अधिक वेरिएशन आ जाता है, अर्थात क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, और एक घटना और आपके बताता हूँ मैं। 1356 में जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी एक इतिहास की पुस्तक लिखी, ठीक है, और उसके 2 साल बाद उसने एक और उसका जो दूसरा संस्करण उसको लिखा। उन दोनों में बहुत अधिक वेरिएशन हो गया और 1971 में भारत में जब उसे खोजा गया तो पहली प्रति तो नहीं मिली, पहली प्रति कहीं दबी हुई थी और सेकेंड प्रति मिली। उसी के हिसाब से इतिहास उसकी पुस्तक के विषय में जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो ये था एक संक्षिप्त परिचय लिपिक के विषय में और नकलवीस के विषय में। तो अब हम लोग जानते हैं मध्यकाल के दौरान हुए राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों को हम लोग किस प्रकार देखते हैं। देखिए, नई प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ इस समय जो मध्यकाल के बीच हुआ, विभिन्न प्रकार के जो यात्री थे विदेशों से भारत में आए और अपने जो स्थान थे वहाँ के विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक
संस्करणों अर्थात वैज्ञानिक जो यंत्र थे उनको लेकर आए। ठीक है, जैसे सिंचाई में राहट का प्रयोग होने लगा। अब राहट क्या होता है, देखिए एक कुआं है, ठीक है, कुआं से पानी निकाला जाता है और यहाँ पे गोला गोला ऐसे इसमें बाल्टी टंगी होती थी किनारे 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 किनारे, और इधर बैल लगे होते थे। ठीक है, बैल, ये बैल आगे जाते तो जो नहर पानी होता था ये पानी इन पे चढ़ता और नाली बनी होती थी, और जब बैल आगे जाते तो पानी निकालते, उन्हीं नालियों के माध्यम से पानी खेतों तक जाता था। फिर बैल पीछे आते तो राहट का जो चक्कर है वह नीचे जाता कुएं, फिर पानी भरता, फिर ऊपर आता। तो यह क्या है, राहट। साथ ही साथ इस समय कताई के लिए चरखों का प्रयोग होने लगा। किनका, चरखों का। आपने गांधी जी को प्रायः देखा ही होगा, गांधी जी प्रायः आपको चरखे के पास ही बैठे दिखाई दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने चरखे का प्रयोग भारत में प्रचलन में लाया था, उन्होंने ही भारत में प्रचलन किया था चरखे का। ठीक है, अधिक मात्रा में। साथ ही साथ युद्धों में बारूद से युक्त तोपों का प्रयोग होने लगा। मध्यकाल में जो तोप उपयोग में लाए जाते थे उसमें बारूदों का बहुत ही अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता था। मध्यकाल में खान पान में भी बहुत अधिक बदलाव आया। कैसे, देखिए अभी तक जो था परंपरागत रूप से हम लोग भोजन खाते थे, अर्थात अनाज, दाल और विभिन्न प्रकार के जो फल फूल हैं इन सब का प्रयोग करते थे। लेकिन मध्यकाल में क्या हुआ, अरबी लोग जो थे या फिर जो मध्य एशिया से आए लोग थे वह आलू लेके आए अपने साथ। आज आलू तो जानते हैं, आलू सामान्य व्यक्ति के रीढ़ मान लीजिए ये कहा जाता है। आलू हो और बाकी कोई सब्जियां हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आलू होना चाहिए। ठीक है, तो आलू का प्रयोग होने लगा। साथ ही साथ उन्होंने मक्का ले आए, और मक्का तो आज इस समय मौसम भी हो गया मक्का अर्थात मक्का को खाने का। ठीक है, तो बरसात में मक्का आदि को खाया जाता है। फिर इन्होंने चाय लेके आया, तो चाय आज तो भारत बहुत अधिक चाय का निर्यातक भी हो गया है और भारत में बहुत अधिक मात्रा में चाय का प्रयोग किया जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग इन लोगों ने किया, किसका, कॉफ़ी लेके आए लोग। क्या लेके आए, कॉफ़ी लेके आए। भाई लोग बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन वाले थे, लोग कॉफ़ी वॉफ़ी लेके आए, बढ़िया रोज़ सुबह शाम पीते थे, दिमाग भी इनका तेज चलने लगा। तो ये था खान पान में बदलाव। अब इसी समय क्या हुआ, जो छोटे छोटे उस समय के सामंत थे। सामंत कौन होते हैं, आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया। सामंत वे होते थे जो राजा के नीचे कार्य करते थे, कर वसूलते थे आदि न्याय व्यवस्था देखते थे, और राजा उनको वेतन के स्वरूप जमीन का एक टुकड़ा देता था। क्या, जमीन का एक हिस्सा देता था, और धीरे धीरे वो हिस्सा इतना विशाल क्षेत्र ले लेता था कि सामंत जो है राजा के खिलाफ विद्रोह कर देते थे, क्योंकि सामंत कर वसूलता था, और कर वसूलता था तो उसके पास अधिक धन हो जाता था राजा की अपेक्षा, और कर चोरी तो उस समय भी थी, आज भी है। ठीक है, तो जो सामंत होते थे वो राजा के विरोध करते थे, और इसी समय जो सामंत थे वो बड़े बड़े भूभागों में फैल गए और नए नए वंशों का प्रादुर्भाव हुआ। राजपूतों का उदय इसी समय हुआ। राजपूत कौन थे, राजा के पुत्र को क्या कहा जाता है, राजपुत्र, अर्थात राजपुत्र को ही राजपूत कहा गया, वहीं से उत्पत्ति राजपूतों की हुई है। तो राजपूत जो थे वह एक समूह होते थे जो किसी राजा के नीचे कार्य करते थे, और कभी कभी ये राजा भी बहुत अधिक होते थे, जैसे चौहान हो गए, प्रतिहार हो गए, गुज्जर हो गए, ये आदि क्या है, राजपूतों के एक कह लीजिए शाखाएं हैं। ठीक है, मूल में इनके राजपूत, बाकी ये क्या है, शाखाएं हैं। इन सभी का उद्भव हुआ। साथ ही साथ मध्यकाल में मराठाओं का उदय हुआ, जो कि महाराष्ट्र में बहुतायत मात्रा में पाया जाता था। सिखों का उदय हुआ, जाटों का उदय हुआ, और अहोम का उदय के साथ साथ कायस्थ लोगों का भी उदय। कायस्थ किसे कहते हैं, लिपिक या मुंशियों को क्या कहा जाता है, कायस्थ कहा जाता है। आदि समूहों का महत्व जो था वह भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव उनका बढ़ गया। वह लोग राजनीति में बहुत अधिक रुचि लेने लगे और भारतीय समाज को प्रभावित करने लगे। किसान तथा अन्य समुदाय विभिन्न वर्गों में बट गए थे। जो मध्यकाल में हम लोग जो बात कर रहे हैं 700 से 1700 अर्थात 1000 के मध्य हुए विभिन्न भागों को हम लोग बात कर रहे हैं, भागों में कौन कौन से बदलाव हुए। उसमें एक बदलाव यह हुआ कि किसान तथा अन्य जो समुदाय थे वह विभिन्न वर्गों में बट गए थे, जिन्हें आर्थिक रूप में ऊंच नीच में बांटा गया। अर्थात अगर आपके पास बहुत अधिक धन है, ठीक है, तो आप सबसे उच्च कुल के माने जाएंगे। अगर आपके पास धन नहीं है, गरीब है, तो आपको क्या कहा जाएगा, नीच हो और अछूत हो। ठीक है, इस प्रकार की परिकल्पना यहाँ पे की जाने लगी। परंतु इस समय जाति व्यवस्था नहीं थी। हमने वैदिक काल में देखा जाति व्यवस्था वैदिक काल में तो ठीक थी,
उत्तर वैदिक काल में क्या हो गई, वह बहुत ही कठोर हो गई, ठीक है। लेकिन इस समय क्या थी, जो जाति व्यवस्था थी वह स्थायी नहीं थी, अर्थात वो बदला करती थी। कैसे? सत्ता के प्रभाव एवं संसाधनों के नियंत्रण के आधार पर जातियों के दर्जे बदलते रहते थे। किस किस के? पहला, सत्ता में अगर आप उच्च स्थान पे हैं तो आप उच्च कुल के माने जाएंगे। संसाधनों का नियंत्रण, अगर आप अधिक, आपके क्षेत्र में संसाधन है, आपके पास धन अधिक है, तो घूम फिरा के बात कहाँ रही, धन के पास, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा सुविधाएं, सुख सुविधाएं, तो आप उच्च कुल के माने जाएंगे। इन आधार पर क्या था, जातियों के दर्जों में बदलाव होता रहा। जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थी, जिसका पालन जाति पंचायत द्वारा कराया जाता था। जो जाति थी वह जातियां अपने नियम बनाते, गांव में एक स्थान पर रहते, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के नियमों कानूनों को लागू करते, और किसके माध्यम से लागू करते थे वो, जाति पंचायत। अगर जो उन जातियों या नियमों के विरुद्ध जाता था, उनको कठोर से कठोर क्या दिया जाता था, दंड दिया जाता था। इस प्रकार हमने 1000 वर्षों के दौरान जांच पड़ताल जो कर रहे हैं, उसमें ऐतिहासिक स्रोतों के संदर्भ में जो परिवर्तन आए उसके विषय में हमने चर्चा की है। अब आगे बात करेंगे विभिन्न क्षेत्रों और साम्राज्यों के विषय में, जो कि मध्यकाल में उत्पन्न हुए। कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। क्या हो चुके थे? भौगोलिक आयाम। अगर ये मेरा इलाका है और ये तुम्हारा इलाका है, तो इस बीच में लड़ाई होगी और तुम्हारे इलाके को क्या करूंगा, मैं जीतूंगा। तो मतलब मैं कह रहा हूं कि आप इसे थोड़ा एंजॉयफुल तरीके से आप सीखिए कि जो राजा थे आस पड़ोस के क्षेत्रों पे आक्रमण करते, उनको हथियाने के विभिन्न प्रकार के प्रयास किया करते थे, और उनकी अपनी भाषा व सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। जैसे अगर किसी क्षेत्र का शासक हिंदू होगा तो उसकी भाषा हिंदी, संस्कृत आदि होगी, ठीक है। अगर कोई इस्लामिक शासक होगा तो उसकी भाषा अरबी फारसी होगी और उसकी संस्कृति भी भिन्न होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं मध्यकाल में जो विभिन्न प्रकार के साम्राज्य थे, उनकी अलग अपनी भाषा थी, अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं अलग अलग थीं। चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंशों का विशाल साम्राज्य मध्यकाल में अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचा। चोल वंश के विषय में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में एक बहुत ही विशाल विवरण पेश करेंगे, और हम लोग एक छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो दक्षिण भारत का चोल वंश था, अर्थात जो भारत का चोल वंश था, वह किस प्रकार उन्नत था और उनमें कौन कौन सी विभिन्न प्रकार की विशेषताएं उत्पन्न हुई, ठीक है। उसके बाद भारत में, उत्तरी भारत, पश्चिमोत्तर भारत में खिलजी वंश, तुगलक वंश, और भारत के महान सम्राटों में से एक अकबर, जो कि मुगल साम्राज्य से रिलेटेड थे, उनका भारत में किस प्रकार महत्व है, इन सभी के विषय में हम लोग मध्यकाल में चर्चा करते हैं। और मध्यकाल में इन्हीं लोगों के विषय में हम लोग एक पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं, चाहे वह भाषा हो, चाहे वह संस्कृति हो, चाहे वह क्षेत्र हो उनका, और चाहे राजनीतिक विशेषता, उन सभी के विषय में हम लोग मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं। इन विभिन्न राजवंशों का विशाल साम्राज्य हुआ करता था, तो कुछ क्षेत्रीय राजा भी इस समय उदय हुए, जैसे प्रतिहार हो गए, गुज्जर हो गए, जाट हो गए, इन सभी का क्या हुआ, इसी समय उदय हुआ, और साथ ही साथ मराठाओं का भी उदय हुआ था, ठीक है। आप जानते हैं धार्मिक परिवर्तन, देखिए 7वीं सदी के आसपास भारत में इस्लाम धर्म का उदय हो गया, अर्थात इस्लामिक प्रवृत्तियां आने लगी, और भारत में इस्लाम धर्म को बहुत ही अधिक मात्रा में अपनाया जाने लगा। कैसे? क्योंकि इस्लाम धर्म क्या था, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों से मुक्त था, और वह सबको समान भाव से रखता था। तो क्या हुआ कि कुछ लोग इसको अपनाने लगे, ठीक है। किसी दैहिक तत्व में आस्था, क्या किसी दैहिक तत्व में आस्था भी ही क्या कहलाता है, धार्मिक परिवर्तन। धार्मिक परिवर्तन की परिभाषा क्या हो सकती है, किसी दैहिक तत्व में आस्था लाना। कोई है, ठीक है, उसमें आप आस्था रख रहे हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है, स्थान हो सकता है, मंदिर हो सकती है, या फिर मूर्ति हो सकती है, उसमें अगर आस्था रखते हैं तो वो क्या कहलाएगा, धार्मिक प्रवृत्ति या परिवर्तन का एक द्योतक है। अर्थात धर्म किसे कहते हैं, धर्म आप कह लीजिए धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं, कोई संप्रदाय आदि नहीं। अर्थात आपको पढ़ना चाहिए, आप अगर पढ़ रहे हैं तो वही आपका क्या है, धर्म है। आपको बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए तो वह क्या है, धर्म है, कर्तव्य है, ठीक है। तो इस प्रकार हम धर्म को परिभाषित कर सकते हैं। धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक तथा आर्थिक संगठन से संबंधित होता था। क्या था इस समय धर्म, स्थानीय समुदायों के सामाजिक तथा आर्थिक संगठन से क्या होता था, संबंधित होता था।
इसी समय नए नए देवी देवताओं की पूजा भी प्रारंभ हो चुकी थी। मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिर देखिए, द्रविड़ शैली और मथुरा शैली के मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं भारत में, ठीक है। ब्राह्मणों का धन संरक्षकों के रूप में महत्व बढ़ गया, अर्थात ब्राह्मणों को माना जाता था अगर आप उनको धन देंगे तो वह खर्चा नहीं करेंगे और उनको क्या करेंगे, बैंक एज अपने पास इकट्ठा रखेंगे। तो क्या कहा गया, ब्राह्मणों को धन संरक्षक के रूप में क्या किया गया, महत्व प्रदान किया गया। प्रेमल देवी देवताओं के रूप में साधारण जन तक भक्ति की पहुंच बढ़ी। देखिए प्रेमल देवी देवताओं कैसे, जो मीरा हुई हैं और रसखान हुए हैं, अमीर खुसरो हुए हैं, इन सभी ने विभिन्न देवी देवताओं, इस्लाम धर्म या फिर विभिन्न देवी देवताओं का प्रेम मार्ग के माध्यम से भक्ति भावना का अर्चन किया है, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना जानकारी प्राप्त कर लिया। इसी समय नए धर्म जैसे इस्लाम का आगमन भारत में हुआ। अभी हमने बताया 7वीं सदी के अप्रॉक्स क्या हुआ, इस्लाम धर्म का आगमन हुआ, ठीक। अब कई शासक इस्लाम धर्म और इसके विद्वान शास्त्रियों, ठीक है, किसके, जो भारत के कई शासक थे, ठीक है, उन्होंने इस्लाम धर्म और उनके विद्वान शास्त्रियों, साथ ही साथ न्याय शास्त्रियों, जिनको इस्लाम धर्म में कहा जाता है उलेमा, को संरक्षण देते थे, ठीक है। इन सभी को क्या देते थे, संरक्षण देते थे। अब हम लोग थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, भारत का भूगोलवेत्ताओं ने किस प्रकार वर्णन किया है विश्व के मानचित्र में। उसके बाद हमने देखा सांस्कृतिक परिवर्तन जो 1000 वर्षों में हुआ, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन किस प्रकार हुआ हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के विषय में। हम लोग बात करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के अंतर्गत इस्लाम धर्म के 2 संप्रदायों के विषय में। पैगंबर मोहम्मद के मृत्यु के कुछ वर्षों बाद जो इस्लाम धर्म है वह 2 संप्रदायों में बंट गया। पहला संप्रदाय क्या था, पहला था शिया और दूसरा क्या था, सुन्नी था। जो शिया थे वह पैगंबर साहब के दामाद अली को अपना नेता मानते थे, अर्थात वो किसकी उपासना करते थे, वह अली को अपना नेता मानते थे और इन्हीं की क्या करते थे, उपासना करते थे। लेकिन जो सुन्नी थे ये खलीफाओं को मानते थे। किनको मानते थे, ये इस्लाम धर्म के खलीफाओं को मानते थे। आपको मैं जब मध्यकालीन इतिहास पढ़ाऊंगा तो उसमें जो भारत में आने वाले इस्लामी जो राजवंश हैं उनके विषय में आपको जानकारी दूंगा, तो वहाँ पे खलीफाओं का महत्व बढ़ जाता है, तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा। तो हमारे साथ बने रहिए। इस्लाम के आरंभिक दौर में, कब, इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले क्या कहलाते थे, खलीफा कहलाते थे। अर्थात जो आरंभिक दौर था इस्लाम का, आरंभिक दौर जो था इस्लाम का, उसमें जो नेतृत्व करते थे इस्लाम धर्म को, उनको क्या कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था। और आगे भी इनकी परंपरा क्या थी, कंटिन्यूरी, अर्थात चलती रही। अब दूसरी बात देखते हैं, जो इस्लामी न्याय सिद्धांत है वह भारत में हनफी और सफ़ी है। क्या है, हनफी और सफ़ी है। 700 से 1750 ईस्वी तक का लगभग 1000 वर्षों के कालखंड को, कितने वर्षों के, 1000 वर्षों के कालखंड को मध्यकालीन भारत के अंतर्गत रखा जाता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसे याद कर लीजिए। कितने हजार वर्षों का था, 1000 वर्षों का कालखंड क्या है, मध्यकालीन इतिहास कहलाता है। इस प्रकार प्रथम चैप्टर कक्षा 7 का हमारा समाप्त होता है। तो आज की वीडियो यहीं तक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इससे संबंधित जो नोट्स हैं वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डिस्क्रिप्शन से गुजरते हुए आप विभिन्न प्रकार के जो प्लेलिस्ट है, भूगोल है, इतिहास है और रोचक तत्वों को आप जरूर देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। धन्यवाद।